एंड यही यंग पॉपुलेशन इंडिया की स्ट्रेंथ होने के साथ साथ इंडिया की वीकनेस भी बनती जा रही है। इंडिया अपनी फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन में सबसे नीचे है, इवन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से भी कम। हार्श रियलिटी ये है कि जिस ग्रोथ पर हम प्राउड हो रहे हैं कि हमारी जीडीपी इतना क्रॉस हो चुकी है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो ग्रोथ हमारे देश में जॉब्स ही नहीं क्रिएट कर रही। एंड इंडिया का अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा निकाले तो हालत और भी खराब है। एफडीआई को इंक्रीज करने के लिए भी गवर्नमेंट 3 मेजर काम कर सकती है। हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने में हमारी सारी सरकारें फेल हो रही हैं एंड हमारी सरकार इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। एंड अगर इंडिया भी चाइना की तरह ग्रो करता तो आज इंडिया की जीडीपी $10 ट्रिलियन होती, ना कि $3.7 ट्रिलियन। हाल ही में ट्विटर पर वायरल हुई इस इमेज के हिसाब से इंडिया एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन ये न्यूज एंड ये इमेज बिल्कुल फेक है। आरबीआई और आईएमएफ के डेटा के हिसाब से इंडिया 2024 में $4 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचेगा एंड ये भी तब होगा जब हम 7 से 8% इस साल ग्रो करें तो। लेकिन सरकार और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बार बार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ये जुमला देते हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नरेंद्र मोदी जी ने हवा में नहीं की। बट अगर उनसे पूछा जाए तो वो कुछ ऐसा कहते हैं, Don't get into the calculations that you see on television. अब क्योंकि हमारे वीडियोस में हम सिर्फ फैक्ट्स और डेटा के बेस पर सिर्फ रियल बातें करते हैं, तो आइए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ इतना स्लो होने के पीछे रीजंस क्या है एंड क्या हम कर सकते हैं जिससे कि इंडिया एक्चुअली $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच सके। तो साल है 1980, इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक्स में गोल्ड जीत चुकी है, संजय गांधी की अभी अभी डेथ हुई है एंड बीजेपी पार्टी का भी अभी जन्म हुआ है। इस साल इंडिया की जीडीपी चाइना की जीडीपी के कंपैरिजन में 64% पर थी एंड पर कैपिटा इनकम के मामले में इंडिया चाइना से काफी आगे था। अगले कुछ सालों में जहां चाइना ने कंटिन्यूअसली एवरेज 10% से ग्रो किया है और पीक पर चाइना जीडीपी ग्रोथ 16% पर थी, वहीं इंडिया ने कंपैरेटिवली एवरेज सिर्फ 5.6% से ग्रो किया है। इसके चलते चाइना ने इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत पीछे छोड़ दिया। अब 2001 में जहां चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा था, वहीं इंडियन इकोनॉमी चाइना के कंपैरिजन में सिर्फ 28% पर रह गई थी एंड 2023 आते आते ये गैप और भी बढ़ गया है एंड ये नंबर अब सिर्फ 22% पर आ गया है। एंड अगर इंडिया भी चाइना की तरह ग्रो करता तो आज इंडिया की जीडीपी $10 ट्रिलियन होती, ना कि $3.7 ट्रिलियन। बट इंडिया ने चाइना को एक चीज में हरा दिया है, पॉपुलेशन। इसके बावजूद आईएमएफ के हिसाब से हमारी एक्टिव वर्कफोर्स चाइना को अराउंड 2050 में क्रॉस करेगी एंड इवन तो इंडिया की पॉपुलेशन चाइना के कंपैरिजन में ज्यादा यंग है, जहां हमारी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा 25 की एज के कम है और 65% पॉपुलेशन 35 की एज से कम है। एंड यही यंग पॉपुलेशन इंडिया की स्ट्रेंथ होने के साथ साथ इंडिया की वीकनेस भी बनती जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो कि एक प्राइवेट रिसर्च फर्म है, उसकी एक रिपोर्ट के हिसाब से 5 साल पहले जहां 2018 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% था, अब वो बढ़कर 8% पर आ गया है एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी जो 6 साल पहले 46% पर था, आज वो गिरकर 40% पर आ गया है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसी भी कंट्री के एक्टिव फोर्स को दिखाता है, जिसमें वो लोग आते हैं जो एम्प्लॉयड हो या फिर जॉब ढूंढ रहे हो। कंपैरिजन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स में ये नंबर 65% है एंड इंडिया का अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा निकाले तो हालत और भी खराब है। फाइनेंशियल ईयर 2017 में यूथ लेबर पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 28% था एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29%। बट 2023 आते आते यूथ लेबर पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 18% रह गया है एंड यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 45% तक पहुंच गया है, जो कि ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से बहुत ज्यादा है। एंड अगर इस डेटा में हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को भी कंपेयर करें तो जो 2017 में 15% पर था, वो आज सिर्फ और सिर्फ 8.8% पर है। एंड अगर हमको फीमेल पार्टिसिपेशन को मेल पार्टिसिपेशन लेवल्स तक लाना है तो ऑलमोस्ट 30 करोड़ फीमेल्स के लिए जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी एंड उनको पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज भी करना पड़ेगा। एंड वर्ल्ड बैंक का डेटा देखें और सिर्फ एशियन कंट्रीज को कंपेयर करें तो भी इंडिया अपनी फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन में सबसे नीचे है, इवन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से भी कम। एंड 2005 के बाद बांग्लादेश में गारमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से वहां का फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन 42% पर है एंड अभी भी और बढ़ रहा है। इसके चलते आज बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी हमसे बहुत ज्यादा है। एक्टिव वर्कफोर्स के इतना कम होने के काफी सारे रीजंस हैं, लेकिन सबसे मेजर रीजन है लैक ऑफ जॉब्स। हार्श रियलिटी ये है कि जिस ग्रोथ पर हम प्राउड हो रहे हैं कि हमारी जीडीपी इतना क्रॉस हो चुकी है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो ग्रोथ हमारे देश में जॉब्स ही नहीं क्रिएट कर रही एंड हमारी सरकार इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करती है। एंड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें। इस लैक ऑफ जॉब्स का रीजन भी कहीं ना कहीं इंडिया का आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम और जॉब ट्रेनिंग है। इंडिया में 25 से 34 के एज ग्रुप में सिर्फ 20% पॉपुलेशन के पास टर्शियरी एजुकेशन यानी कि एम्प्लॉयबल एजुकेशन है। इंडिया यूथ एजुकेशन में बाकी दुनिया से बहुत पीछे है एंड इसका रीजन भी कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट्स है। 2023 के बजट के हिसाब से इंडिया अपने जीडीपी का सिर्फ 2.9% एजुकेशन पर खर्च करेगा
मिलेगा। एंड हेल्थ एक्सपेंडिचर का तो और भी बुरा हाल है, जहां सिर्फ 2.1% टोटल जीडीपी का पब्लिक हेल्थ पर खर्च किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के दोनों ही की कंपोनेंट्स हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने में हमारी सारी सरकारें फेल हो रही हैं। एंड इसके चलते लेबर प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, एंड जिससे ना तो हम ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ना ही उन लोगों को उनके प्रोडक्शन के बदले एक अच्छी लाइफ मिल रही है। जीडीपी पर आवर वर्कड में भी हम ब्रिक्स कंट्रीज में सबसे नीचे हैं। एंड जहां आईटी सेक्टर में हमेशा से हम ग्रो कर रहे हैं, वहां भी गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया है। हमारे इंजीनियर्स कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, हमारी 60% पॉपुलेशन को तो बेसिक कंप्यूटर टास्क करने भी नहीं आते, एंड जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और भी कम हो जाती है। एंड यही रीजन है कि बाकी एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये सभी कंट्रीज पिछले कुछ सालों से 8 से 9% पर स्टेडीली ग्रो कर रही हैं, एंड इंडिया ये एग्जैक्टली नहीं कर पा रहा है। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि इन कंट्रीज ने अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पिछले कुछ सालों से इंडिया कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन ये सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल ग्रोथ है, यानी फैक्ट्री लगाना, इक्विपमेंट परचेज करना, रोड्स बनाना या रेलवे सेटअप करना। बट एजुकेशन सेक्टर में कम स्पेंडिंग की वजह से इन फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का यूज करने के लिए जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरह क्वालिफाइड नहीं है। अब एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस डिक्लाइन के दो मेजर रीजंस हैं। सबसे पहला तो बैंकिंग सेक्टर में एक स्लोडाउन है, जहां हजारों करोड़ रुपए एनपीए में चले जाते हैं, और दूसरा रीजन है एफडीआई में डिक्लाइन होना। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां 2008 में टोटल जीडीपी का 3.6% थी, वहीं 2020 में ये टोटल जीडीपी का सिर्फ 1.4% रह गई है। एंड अगर इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाना है तो एफडीआई को कम से कम हमें 6% पर होना चाहिए। एफडीआई को इंक्रीज करने के लिए भी गवर्नमेंट 3 मेजर काम कर सकती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करना पड़ेगा, टैक्स इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, एंड इन्वेस्टमेंट की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। इवन दो इंडिया ने पिछले 10 सालों में काफी इंप्रूव किया है, बट ग्लोबली हम अभी भी बहुत पीछे हैं। एंड किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना आज भी कोई बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है। एंड किसी भी इकोनॉमी के फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होते हैं, जिससे फ्यूचर में इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करेगी इसके हिंट्स मिल जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट एंड डेट टू जीडीपी रेशियो। फिस्कल डेफिसिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के डिफरेंस को बोलते हैं। किसी भी कंट्री में जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से भी ज्यादा हो जाए तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है, तब फिस्कल डेफिसिट नेगेटिव में होता है। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट पिछले 20 सालों से काफी कम ही है, एंड 2020 में ये नंबर गिर के -9% पर था। बट कोविड के बाद ये इंप्रूव तो हुआ, बट अभी भी पिछले कुछ सालों से ऑलमोस्ट -6.5% पर है। एंड इंडिया में इसके नेगेटिव होने की वजह से इंडिया को काफी कर्ज लेना पड़ रहा है। एंड जहां 2013 में हमारा एक्सटर्नल डेट $426 बिलियन था, वहीं 2023 में ये नंबर $625 बिलियन है। एंड नेशनल डेट भी 2013 में 75,000 करोड़ से बढ़कर 2023 में 1,52,000 करोड़ पर पहुंच गई है। आज इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो 2023 में 81% है। एंड इवन दो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो काफी बेटर है, बट प्रॉब्लम ये है कि इस डेट के बावजूद हम उतना आउटपुट ही नहीं दे पा रहे हैं। एंड इन्हीं सब की वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ रहा है, एंड इंडियन रुपी आज गिरकर 83 पर पहुंच चुका है। एंड ऐसे ही चलता रहा तो ये और भी गिरेगा, एंड इवन हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। अब आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के हिसाब से जनरली ग्लोबल डिमांड में डिक्लाइन हो रहा है, बट वहीं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में इंडियन कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। एक एवरेज हाउस होल्ड अपनी मंथली इनकम का 90% स्पेंड कर देता है, एंड इंडियन कंज्यूमर आज इतना ऑप्टिमिस्टिक है कि वो काफी सारे कंज्यूमर लोन्स भी ले रहा है। बट यही कंज्यूमर इंडियन प्रोडक्ट कंज्यूम ही नहीं कर रहा। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी ओपन मार्केट है, एंड हम कल्चरली प्रोग्राम्ड है कि हमें इंपोर्टेड आइटम्स ही ज्यादा पसंद आते हैं। एंड इसका रीजन भी ये है कि हम इंडिया में मास स्केल पर वो फैक्ट्रीज नहीं लगा रहे हैं जो हाई प्रोडक्शन क्वालिटी दे सके, एंड जो फैक्ट्रीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड भी थी वो अब बंद हो रही हैं। 2022 में सिर्फ महाराष्ट्र में 512 फैक्ट्रीज बंद हुई, एंड गवर्नमेंट बड़े मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव्स दे रही है, जिससे मीडियम एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स मजबूरन अपनी फैक्ट्री को बंद कर रहे हैं। किसी भी हेल्दी इकोनॉमी में इसका उल्टा होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एरियाज डेवलप हो और ज्यादा से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो। इंडिया की जीडीपी तो ग्रो कर रही है, बट इंडियंस अभी भी गरीब है, क्योंकि ये जीडीपी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से बढ़ रही है, जो बिजनेस तो बढ़ा रहे हैं बट जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे। एंड 2023 में इंडिया की टोटल वेल्थ में से 40% सिर्फ टॉप 1% पॉपुलेशन ओन करती है, एंड बॉटम 50% पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 3% वेल्थ मिलती है। सो अगर हमें इकोनॉमी को 5 या 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अगले 10 से 20 सालों में ले जाना है तो काफी चीजें बदलनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा कि एफडीआई ज्यादा से ज्यादा इंडिया में आए, लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट में हेल्थ केयर और एजुकेशन पर ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, एंड फाइनली इंसेंटिव्स जो है बड़े मैन्युफैक्चरर्स को नहीं छोटे मैन्युफैक्चरर्स को देने पड़ेंगे। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले 10 से 20 सालों में इंडिया की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन खतरे में क्यों है, तो ये वीडियो जरूर देखें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। हम मिलेंगे एक और वीडियो में।